मम्मी के बाद में बोले ना मम्मी कहता तुम अपना काम करो। इधर वाली ओ मम्मा ये मुझे दो जगह रख के जा रही है नीचे गिरेगा बहन मेरे ऊपर बोलेंगी तीर Asatirul Awwalin. Atau ngade बच्चे बन गए हम भी तो टाइम बहुत ज्यादा नहीं करते हैं हम भी आपका पता कैसे है हाँ दराज के अंदर वो दूर जानी थी अगर मैं वो वहाँ पे रखती खाद लग जाता किसी बंदे को तुम साफ कर लो ऐसा वमा युकज़्ज़िबु इज़ा तुत्ला अलैहि बिआयातिना
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम। जी मैम। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। आप कैसे? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा, आप लोगों ने कल का लेक्चर सुना है? परसों का? कल नहीं, मैंने शेयर किया था। कल मैं रिजल्ट बना रही थी एमएससी का। आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स आपको मेरी? जी मैम। अच्छा, मैंने कहा आपने परसों वाला लेक्चर सुना था? मैम ये रहता था, बाकी बाकी तो अभी तक मैंने सुने ईद हैं, के ये नहीं बाद सुने। अभी तक एक ही जौन सा वो शेयर किया है। ठीक बाकी है। सब्जेक्ट्स थे मैम। अच्छा, बाकी सब्जेक्ट्स का ये नहीं किया था। मुझे यही फील हो रहा था, तो मैं कही थी कि अगर आप जौन सा है ना, हम अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल जौन सा है वो शुरू कर लेते हैं, एटलीस्ट हफ्ते में 2 दिन। ठीक है, कि हफ्ते में 2 दिन हम ठीक है मैम। है ना, ये एक तो ये प्रैक्टिकल वाला दिन का हो जाएगा, जिस दिन आज का प्रैक्टिकल है, थोड़ा सा टाइम भी हम प्रैक्टिकल भी शेयर कर लेंगे, और वो जो है कोई थ्योरी को भी देख लिया करेंगे। ठीक है। और दूसरा जौन सा है वो फिर जी मैम। फ्राइडे को भी, फ्राइडे को लेक्चर भी आपका जौन सा जितने बजे टाइम है, फ्राइडे को अगर नहीं है लगा हुआ तो फिर सैटरडे को। ठीक है। ठीक है अच्छा। मैम। तो अच्छा, और मुझे सच ये बताइएगा कि आप लोगों ने जो मिड का था उसमें वेवलेंथ सिलेक्टर वाला जो है वो तैयार किया था, चैप्टर टॉपिक। वेवलेंथ सिलेक्टर का टॉपिक तैयार किया था, जिसमें वो ग्रेटर्स थे। मेरा ख्याल है वो आपने नहीं किया। फिल्टर, ग्रेटर्स, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होती है, फिल्टर्स क्या होते हैं, किस तरह से हम यूवी विजिबल में वेवलेंथ को सिलेक्ट करते हैं। जी आयशा, क्या कहती हैं आप? शहजाद, आयशा, मुनज़्ज़ा। वेवलेंथ सिलेक्टर का टॉपिक आप लोगों ने मिड में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? मैंने उसका लेक्चर तो शेयर मैम नहीं पढ़ा था ये नहीं पढ़ा। सिलेक्टर। अच्छा जी, ओके। अच्छा, आज हम प्रैक्टिकल है, फर्स्ट प्रैक्टिकल आपके साथ जो है वो मैं शेयर कर रही हूँ कि हाउ टू डिटरमिन द आयरन इन फूड प्रोडक्ट स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली। आयरन क्या है? आयरन एक मेटल है, ठीक है, और ये जौन सी है टॉक्सिक मैटर्स में भी आती है। अगर परमिजिबल अमाउंट से इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी बायोलॉजिकल सिस्टम में तो हम कहेंगे कि ये टॉक्सिक है। अदरवाइज़ ये चूँकि हीमोग्लोबिन का बेसिक पार्ट है तो इसकी जो है वो अमाउंट अगर कम होगी तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो इसलिए इसकी जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है कि कितना ये बायोलॉजिकल सिस्टम में मौजूद है और हम कितना इसको वाटर के थ्रू या फूड के थ्रू या सॉइल में इसकी कितनी अमाउंट मौजूद है, इसको डिटर्मिन करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। एक मेथड तो इसका टाइट्रीमेट्रिक मेथड है ना। अगर हम इसको ट्रेडिशनल एनालिसिस में देखें तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस में आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से क्वांटिटेटिवली इसको हम जो है वो रिडॉक्स टाइट्रेशन के थ्रू एस्टिमेट कर सकते हैं। कोई बताएगा हम में से रिडॉक्स टाइट्रेशन के थ्रू अगर हमने टाइट्रेशन का मेथड यूज़ करना है तो आयरन को कैसे एस्टिमेट करेंगे? ये प्रैक्टिकल किया हुआ है आप लोगों ने किसी दूसरे कोर्स में, इनऑर्गेनिक के कोर्स में? आयरन की डिटर्मिनेशन बाय रिडॉक्स टाइट्रेशन नो मैम नहीं। नहीं किया हुआ। अच्छा, चले बहरहाल फिर हम नेक्स्ट जोन सा है वो हम इसको टाइट्रेशन के थ्रू देख लेंगे। आज हम देखते हैं स्पेक्ट्रोफोटो। देखें, हर चीज़ के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं ना उसको एस्टिमेट करने के लिए, तो उसको क्वांटिटेटिवली एनालाइज करने के लिए मेथड्स को हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं कि हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड कौन सा है और एक हमारे पास एडवांस मेथड कौन सा है। इससे भी एडवांस चले जाएंगे तो चूँकि ये मेटल जो है मेटल है तो मेटल को हम
जो आपके पास एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, आप उसके थ्रू भी एस्टिमेट कर सकते हैं। और अगर उससे भी आपने एडवांस लेवल पे जाना है तो इंडक्टिव कपल प्लाज्मा, डिफरेंट जो से हैं इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस मेटल्स को कर सकते हैं। हाँ, अब सिलेक्शन किस बेस पर होगी, आपका क्या ख्याल है? सिलेक्शन किस बेस पर होनी चाहिए कि हमें किस मेथड को यूज करना है? जी शहजाद, आप कुछ कहेंगे? खतीजा इरशाद और मोहम्मद शहजाद। देखें, आप कोई और अगर वॉलंटरली कोई इसमें अपने इनपुट देना चाहे। मैम नंबर ऑफ सैंपल्स की बुनियाद पर और दूसरा टाइम की बुनियाद पर, अगर हमारे पास टाइम ज़्यादा होगा तो हम एक अच्छी टेक्निक को डेवलप करेंगे, जिसमें अगर टाइम कम होगा तो हम ऐसी टेक्निक का यूज़ करेंगे जिससे हमें इमीडिएटली रिजल्ट हासिल हो जाए। अच्छा, थैंक यू फॉर योर रिस्पांस। और आपके जॉन साहब देखें, बोलता वही है जिसको कुछ पता होता है ना, अगर किसी को कुछ पता ही नहीं तो कैसे कोई बोलेगा। तो आप थोड़ा सा पार्टिसिपेट करने की कोशिश क्या करें। सब स्टूडेंट्स गलत बोलेंगे कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन ये आपका जो सेमेस्टर मार्क्स हैं उसके लिए आपके लिए बेहतर होगा। अच्छा, क्या है कि जो हमारे पास मेथड हम कौन सा अडॉप्ट करते हैं, बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी कि आपके पास मेथड अवेलेबल कौन सा है। ठीक है ना। अब मैंने आयरन की एस्टिमेशन करनी है, फूड प्रोडक्ट में करनी है, अगर तो मैं इसको क्लिनिकली करना चाह रही हूँ, एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन करना चाह रही हूँ, कितना मेरा सिस्टम कौन सा है, मुझे कितना ऑथेंटिक रिजल्ट्स चाहिए, तो उसके लिए मुझे कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ेगा, एडवांस मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन बीइंग अ केमिस्ट आपको बेसिकली ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन सा केमिकल के साथ रिएक्शन करवा के हम इसके जो बेसिक टेक्निक है अकॉर्डिंग टू डैट हम इसको एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका बेसिक नॉलेज है कि आपको टाइट्रेशन के सारे मेथड्स कौन से हैं वो पता हों। ये तो आपके वो जो आपके इनऑर्गेनिक की 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और बीएससी में आप लोगों ने स्कीम पढ़ी हुई है ना, फर्स्ट सेकेंड 2 सेमेस्टर्स में, जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस इनऑर्गेनिक की जो स्कीम है उसमें ही है बेसिकली कि किसके साथ किस ग्रुप में आयरन आएगा, किसके साथ इसका रिएक्शन होगा, तो हम इसको क्वालिटेटिवली एनालिसिस कर सकते हैं और किसके अकॉर्डिंगली हम इसको क्वांटिटेटिवली एनालाइज कर सकते हैं। तो पहली बात ये है कि मेथड आपके पास अवेलेबल कौन सा है, एक्सपर्टीज किस में है, और हाई टेक के क्या, क्योंकि ये एक्सपेंसिव होते हैं और अकॉर्डिंग टू डैट कि आपके सैंपल में वो कितनी अमाउंट में मौजूद है। अगर वो पार्ट्स पर मिलियन में है, पार्ट्स पीपीएम में मौजूद है, मिलीग्राम पर लीटर में मौजूद है, तो फिर आपका एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो उसको सही से एनफ है उसके एडवांस कौन सी है एस्टिमेशन के लिए। लेकिन अगर वो पार्ट्स पर बिलियन में है, अमाउंट इसकी बहुत थोड़ी है सैंपल में, तो फिर इंडक्टिव कपल प्लाज्मा आपने यूज़ करना है। ठीक है। और अगर वो मिलीग्राम में मौजूद है तो फिर आपका ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो सा है वो भी एनफ है, उससे भी आपके बहुत अच्छे रिजल्ट, सही रिजल्ट कौन से हैं, प्रिसाइज और एक्यूरेट अब आपके पास आ जाएंगे। गॉट इट। और जो बाकी टाइट्रेशन का मेथड है वो बेसिक मेथड है, वो आपको एक जनरल नॉलेज है और वो आपके जो लैब जो आपकी एक्सपर्टीज़ हैं वो उसको शो करता है। लेकिन अगर हमने कहीं रिजल्ट्स को रिपोर्ट करना है, किसी पब्लिकेशन में करना है, किसी रिसर्च में करना है, तो वो सिर्फ जो टाइट्रेशन के रिजल्ट्स हैं वो एनफ नहीं होंगे। गॉट इट। तो आज हमने देखना है यूवी विजिबल के थ्रू वो किस तरह से हम इसको एस्टिमेट करते हैं। यूवी विजिबल का प्रिंसिपल आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया हुआ है लैम्बर्ट बीयर लॉ के थ्रू, कि हम कहते हैं कि जितनी उसकी एब्जॉर्बेंस होगी अकॉर्डिंग टू डैट हम उसकी कंसंट्रेशन को एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आयरन चूँकि मेटल है और कलरलेस है, तो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके साथ कोई कलर्ड स्पीशी को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। कलर्ड स्पीशी में हम उसके साथ क्या करते हैं, हम इसको हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ और 110 फिनेंथ्रोलीन के साथ इसका कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो कलर्ड होगा, और उस कलर की इंटेंसिटी को हम एस्टिमेट करेंगे इन द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर।
गॉट इट। तो ये इसका प्रिंसिपल है कि ये आपके पास आयरन सैंपल में मौजूद है, हाइड्रोक्सिलामीन के साथ क्या बनेगा, फेरस आयरन में चेंज हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा। ये फेरस आयरन जब 110 फेनाथ्रोलिन के साथ मिलेगी तो वो कॉम्प्लेक्स कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाएगी, और वो कलर्ड कॉम्प्लेक्स कौन सा है उसको हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू कौन सा है वो हम उसको एस्टिमेट कर सकेंगे। गॉट इट? यहाँ तक क्लियर हो गया? किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें तो पूछ ले। नो मैम। जी, अब क्या है, आपको चाहिए क्या क्या है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बेसिकली चाहिए। अब अगर कॉम्प्लेक्स कलर्ड बन रहा है, अब दो ऑप्शन है ना, अगर तो आपका कॉम्प्लेक्स कलर्ड बन रहा है तो अब आपके पास सिर्फ कलरीमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो सा 400 से लेकर 800 नैनोमीटर तक है वही एनएफ होगा। और अगर वो नहीं है तो फिर क्या, अगर वो कलर्ड नहीं है तो फिर आपको यूवी का रेंज चाहिए होगा। इसका मतलब है कि अब आपका जो रीडिंग है वो कहाँ आएगी, 200 से लेकर 400 नैनोमीटर के दरमियान आएगी। फिर जो है वो डबल बीम, वो आपको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर चाहिए होगा, या सिंगल बीम हो या वो डबल बीम हो। तो यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ कि हम कलर्ड कॉम्प्लेक्स डेवलप करेंगे, तो हमारे पास अगर तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूवी वाला है या विजिबल वाला है, दोनों ही काम करेंगे। गॉट इट? अब इसमें क्या कहते हैं वो आपने क्या करना है, प्रोसीजर इसका क्या है जी, कि आपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को जब आपने उस पर काम करना है तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या पीएच मीटर आपने पढ़ा होगा फर्स्ट तीसरे सेमेस्टर में भी, कि जब भी हमने किसी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना होता है तो हम उसे पहले वार्म करते हैं, ठीक है ना, उसे हीट अप कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि वो जो है उसकी जो सारी जो उसको कैलिब्रेट करना पड़ता है उसे, तो उसको करने के लिए हम उसका देखेंगे, उसको थोड़ा सा पहले 5 मिनट ऑन करके रखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे उसका जो जीरो है, जो एब्जॉर्बेंस, चूँकि उसके ऊपर कुछ उसके अंदर कोई सैंपल नहीं है तो उसकी एब्जॉर्बेंस कौन सी है वो 0 होनी चाहिए, और ट्रांसमिटेंस कितनी होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको पहले कैलिब्रेट करेंगे। कैलिब्रेट कैसे करेंगे कि हम डिस्टिल वाटर लेंगे, डिस्टिल वाटर के अंदर डाल के हम सैंपल क्यूवेट के अंदर, क्यूवेट क्या होती है, सैंपल होल्डर होता है। अब सैंपल होल्डर के लिए भी आपको, अगर तो आपका सोल्यूशन कौन सा है वो कलर्ड है तो क्या होना चाहिए, अब आप जो है वो ग्लास का और प्लास्टिक का सैंपल होल्डर क्यूवेट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आपकी रीडिंग 200 से 400 तक है तो फिर आपके पास क्वार्ट्स का क्यूवेट होना, आपने सिलेक्शन करनी है। अब सैंपल जो लैब अटेंडेंट है या वहाँ पे जो भी आपको आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, आपने पहले सारी जौन सी है प्रिकॉशंस और सारे जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको नोट डाउन कर लेना है, उसको मेंशन कर देना, फिर आपने काम शुरू करना है, ठीक है ना। तो आपने पहले क्या ले लेना है, आपने जो है वो क्यूवेट को सिलेक्ट कर लेना है। क्यूवेट कौन सी है वो लेकर आपने उसके अंदर डिस्टिल वाटर डाला, डिस्टिल वाटर की आपने उसको जो आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसमें आपने सैंपल होल्डर में रखा, एब्जॉर्बेंस कौन सी है वो 0 रहेगी, और ट्रांसमिटेंस अगर 100 आ रही है तो कैलिब्रेट है, नहीं है तो आप उसको नॉब के थ्रू उसकी ट्रांसमिटेंस को 100 पे सेट करोगे और उसकी एब्जॉर्बेंस को 0 पे सेट करके अपने इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कर लोगे, ठीक है जी। अब आपने, आपके पास सैंपल कौन सा है, वो कोई वाटर सैंपल भी हो सकता है, वो कोई आपके पास ये जो आप फ्लोर आटा खाते हो, जो आप स्पाइनेच है, जो आपकी वेजिटेबल है, कोई भी फूड सैंपल हो सकता है। सैंपल कौन सा है मेंशन करना है आपने, आपको कौन सा सैंपल दिया गया है या किस सैंपल में आप इसको एस्टिमेट कर रहे हो, ठीक है जी। उसके अंदर आपने आयरन को एस्टिमेट करना है। अब चूंकि वो फूड सैंपल है तो उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलीग्राम में होगा पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर होगा, या फिर वो पीपीएम में होगा, इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन तो नहीं हो सकती ना। तो आपने क्या करना है कि जो भी आपको लगता है कि हमारी जो है वो रिक्वायर्ड अमाउंट है, कि हमारी जो है हमारा सैंपल जो है उसकी कंसंट्रेशन यहाँ से 10 से 50 पीपीएम तक फॉल करेगी, तो आपने जब भी आपने एनालिसिस करना होता है तो आपको उसके साथ एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन चाहिए होता है। वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाने के लिए आपने एनालिटिकल ग्रेड का आयरन का सॉल्ट, कोई सा भी, आयरन नाइट्रेट ले लें, आयरन सल्फेट ले लें, वो आप उसे स्टैंडर्ड आयरन सोल्यूशन बनाना है। स्टैंडर्ड आयरन सोल्यूशन जौन सा है वो कैसा होगा, आपने स्टैंडर्ड आयरन सोल्यूशन का मतलब एनालिटिकल ग्रेड का आयरन का सॉल्ट लेना है और उसको फिर 250 ppm सोल्यूशन, नॉन कंसंट्रेशन के सोल्यूशन बना लेने हैं,
ठीक है। 250 ppm का मतलब है 0.25 ग्राम लेना है पर 100 लीटर में। ये आपके पास 250 ppm का स्टैंडर्ड स्टॉक सोल्यूशन आप इसको कह सकते हो। जब ये स्टॉक सोल्यूशन बन जाएगा तो उसके बाद आपने उसकी फर्दर जो सी डाइल्यूशंस बना लेनी है। कि आपने ये देखें, ये हमारे पास स्टॉक सोल्यूशन आ गया, स्टॉक ये 0.25 का, इसकी फर्दर डाइल्यूशंस बनाई हुई है ये कि 0.05 ppm, 10 ppm, 0.1 ppm, 0.15 ppm, 0.20 ppm। और ये डाइल्यूशंस कैसे बनेंगी? डाइल्यूशंस का फार्मूला क्या होता है मुनज़्ज़ल आकर? M1 जी V1 is शाबाश, equal to M2 M1 V2 V1 इज इक्वल M2 V2 के मोलैरिटी V कौन सी है? या पहले जो C1 C2 इज इक्वल C1 V1 इज इक्वल C2 V2 कि एक जो कंसंट्रेशन है मेरे पास 250 ppm या 0.25 की है, इसका मैंने कितना मैं सोल्यूशन यूज करूं, V1 कितना लूं कि इस इक्वल कितने ppm हो जाए 0.05 और कितनी कंसंट्रेशन 250 ml। ठीक है ना, V2 कितना है 250 ml। तो आप जब ये सारी कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपके पास फर्दर डाइल्यूशंस प्रिपेयर हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? किसी को अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो वो बताए। हाँ मैम। ठीक है जी, ये डाइल्यूशन सबको आ गई है बनानी, पता चल गया कैसे बनानी है? तो ये जो टेबल आपको शो हो रहा है ये दिखा रहा है कि 0.25 का आपने बनाया 0.25 ग्राम पर लीटर लेकर। तो इसी तरह से आपने C1 V1 इज इक्वल C2 V2 सारी कैलकुलेशंस कर लेनी है। और आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो वो ये कह रहा है कि 4 ml आप इसका 0.25 का 4 ml लेंगे और अप टू कहाँ तक करेंगे उसको? 250 ml तक। ठीक है ना, 250 ml। आपने कौन से वाली वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कौन सी होती है? वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कौन सी होती है? आपने अर्नलमेयर फ्लास्क और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का फर्क पता है किसी को? मैम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जिसमें हम सोल्यूशन बनाया करते हैं। सोल्यूशन तो आप अर्नलमेयर में भी बना लेते हो ना, लेकिन ये रिएजेंट बॉटल भी हम इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली एक लॉन्ग नेक वाली बॉटल होती है ये वाली। अर्नलमेयर जो सी है वो कॉनिकल फ्लास्क भी उसको कहते हैं। उसमें हम बेसिकली प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये जो हमने सब सोल्यूशंस बनाने होते हैं तो हमें वो फ्लास्क चाहिए होती है जिसकी लॉन्ग नेक होती है और उसमें सिर्फ 250 जो उसका जो उसके अंदर वॉल्यूम अपटेक होता है 250 है, या वो 1 लीटर वाली है, या 500 ml वाली है। तो उसके ऊपर एक नेक पर उसके एक मार्क किया हुआ होता है कि यहाँ तक वाटर डालेंगे तो अब आपका सोल्यूशन जो सा है वो एग्जैक्ट कंसंट्रेशन का बनेगा। तो आपने 250 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ले लेनी है और उसके अंदर आपने पहले 4 ml 0.25 जो आपका 250 ppm वाला सोल्यूशन है उसका आपने 4 ml लेकर उसको अप टू 250 कर लेना। तो अब उसकी कंसंट्रेशन क्या बन जाएगी? 0.05। फिर आपने वही जो 2.25 ppm वाला है उसका 8 ml लेकर अप टू 250 कर लेना है। तो कंसंट्रेशन क्या बन जाएगी? 0.10। अब ये आपके पास सारी नॉन कंसंट्रेशन हो गई हैं। ये आपका स्टैंडर्ड सोल्यूशन, स्टॉक सोल्यूशन से आपने सारे स्टैंडर्ड सोल्यूशन नॉन कंसंट्रेशन के सोल्यूशंस बना लिए। ये किससे बनाने हैं? आपने जो आपका एनालिटिकल ग्रेड स्टैंडर्ड आयरन सॉल्ट आपने लिया है उससे बनाने हैं। ठीक है ना, जब आप ये सॉल्यूशंस बना लेंगे तो अब आपने फिर क्या करना है? सॉल्यूशंस बनाने के बाद अब एक अननोन सैंपल फूड सैंपल में, सपोज फूड सैंपल में क्या करना है आपने? जो अननोन सैंपल है, प्रिपेयर द फॉलोइंग सॉल्यूशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ कैलिब्रेशन कर्व। ये सॉल्यूशंस क्या करेंगे? ये कैलिब्रेशन कर्व ड्रॉ करने में हेल्प करेंगे। कैलिब्रेशन कर्व कैसे बनेगी आपकी? ये देखिएगा, ये आपकी कैलिब्रेशन कर्व। नीचे एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशंस आ जाएंगी और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन आ जाएगी। यहाँ पे कितना था? 0.15 थी, यहाँ पे 0.05 था, 0.1 था, 0.15 था, 0.2 था, 2.5 ppm। जितने भी ppm आपने जो थी अब उन सब की आपने कंसंट्रेशंस नोट कर ली, एब्जॉर्बेंस नोट कर ली। एक आपने एग्जैक्ट जो उसकी आपको पता लिटरेचर से आप देखेंगे कि जो आयरन का सोल्यूशन सॉल्ट है, आयरन का कॉम्प्लेक्स है, इसका लैम्डा मैक्स क्या है उस पे आपने चूज कर लेना है। पहले लैम्डा मैक्स चूज कर लेना है। ठीक है ना, लैम्डा मैक्स चूज करने के बाद आपने उसकी ये कैलिब्रेशन कर्व ड्रॉ करनी है। कैलिब्रेशन कर्व ड्रॉ करके आपके पास ये एक एग्जैक्ट जो सी है वो कर्व ड्रॉ हो जाएगी। इसमें अब आपने जो अननोन सैंपल आपने भी मैंने कहा है कि भी हम देखते हैं वो कैसे बनाना है।
जब ये कैलिब्रेशन कर्व ड्रॉ हो जाएगी तो उसके बाद हम अपना एक अननोन सोल्यूशन लेकर देखेंगे कि अब वो किस जगह पे एब्जॉर्ब कर रहा है। सपोज वो इस पॉइंट पे एब्जॉर्प्शन जो होती है उसकी, ये एब्जॉर्प्शन कौन सी है, वो वाई एक्सिस पे लेनी है। एब्जॉर्प्शन की रेंज क्या होती है, मिनिमम और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कितनी होती है? नईमुल्ला आप कुछ कहेंगे इस बारे में? एब्जॉर्प्शन कितनी होती है? यहाँ पे अपनी मर्जी है, आप जितनी मर्जी। 0 से 2 तक। हाँ जी, 0 से 2 तक, मैक्सिमम 2 तक होती है। और अच्छी जो हमारे पास रीडिंग्स होती हैं कि हम कैसे सेट करें कि आपकी जो है वो 0.5 से लेके 1.8 तक अगर एब्जॉर्बेंस आ रही है तो अब आपका एक्सपेरिमेंट कौन सा है वो वेल एंड गुड जा रहा है, ठीक है ना, कि सारे ठीक है। लेकिन अगर वो 0.5 से नीचे आ रही है, 1.8 से ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब है कि उसे हम या तो कंसंट्रेट कर लेना चाहिए या उसे डाइल्यूट कर लेना चाहिए सॉल्यूशंस को। तो ये कैलिब्रेशन कर्व आपकी ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है जी। कैलिब्रेशन कर्व से आपको फ़ायदा क्या होगा, इसके जौन सा एक तो फ़ायदा इसका ये ना कि हमें एडवांस यहाँ से पता चल जाएगा, ये यहाँ पे एब्जॉर्बेंस अगर आ रही है तो इसका मतलब है आप कंसंट्रेशन जो है वो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगी वो गिवन सैंपल में हमारी कंसंट्रेशन जो है वो यहाँ से फॉल कर रही है। और इसके अलावा भी जो ये इक्वेशन ड्रॉ की हुई है, ये जो अगर आप इसको एक्सेल पे करेंगे ना ड्रॉ, तो एक्सेस पे स्टैट लगाएंगे तो ये आपको लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ी होगी स्टैट्स में, अपने मैथ्स में भी क्या होता है कि y इज इक्वल mx प्लस सी, पढ़ा हुआ है लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल mx प्लस सी। जी मैम पढ़ी हुई है। पढ़ी हुई है ना ये जी लीनियर मैम पढ़ी इक्वेशन। है। हाँ जी, ये कैलिब्रेशन जी मैम। कर्व से जी मैम। आपके पास ये लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। ये लीनियर इक्वेशन क्या कहती है, वो कहती है ये क्या है आपके पास, y क्या है, बेसिकली ये एब्जॉर्बेंस है कि जितनी आपकी एब्जॉर्बेंस आ रही है ये आप यहाँ लिख देंगे। तो ये दो कांस्टेंट हैं, ये क्या आपके पास, ये आपका यहाँ से ये कहाँ पे, ये आप कहाँ पे ये कट कर रहा है, ओरिजिन क्या है इसका ना, तो यहाँ से इसको कॉल करेंगे तो ये आपके पास ये 0.182 ये यहाँ पे इसका ये, और ये क्या है आपकी, ये स्लोप है आपकी, ये स्लोप कितनी है आपकी इसकी ना, तो ये कांस्टेंट हो गया आपकी इक्वेशन के। और ये दो वेरिएबल्स हैं कि किस तरह से जितनी एब्जॉर्बेंस चेंज होगी उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे कंसंट्रेशन हम इसको डिटरमिन कर सकते हैं। तो अब ये आपकी जो हमने रेंज बनाई थी कि जो है 10 से लेके 50 ppm तक है, अब हम उससे बियॉन्ड भी अपने क्वान्टिटेटिव एनालिसिस दे सकते हैं। और ये आर स्क्वायर क्या होता है, आर की वैल्यू क्या होती है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये शो करता है 0.99। इसकी वैल्यू अगर 0.99 0.98 से 1 के दरमियान है तो दिस शोज कि आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो बिल्कुल ठीक जा रहा है, वो एक्यूरेट है, प्रिसाइज है। और ये जो इक्वेशन है ये आप इसको जो है वो ऑथेंटिकली रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू 0.9 से कम आ जाती है तो इसका मतलब है कि आपका जो लीनियर कर्व है वो सारी कंसंट्रेशंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू y और x वेरिएबल्स हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया कि ये किस तरह से लीनियर इक्वेशन वर्कआउट करेगी। जी मैम। सबको किसी ने कुछ इसमें से पूछना है तो पूछ ले। अच्छा, ये आपने कैलिब्रेशन कर्व ड्रॉ कर ली, उससे आपने इक्वेशन लिख ली, उसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट लिख लिया। जब भी ग्राफ बनाना है एक्स एक्सिस पे क्या है ये आपको पता होना चाहिए, वाई पे क्या है, उसके साथ यूनिट्स मेंशन करनी है। अगर यूनिट्स मेंशन नहीं करेंगे तो वो आपका ग्राफ कौन सा है वो उसके जो है वो ठीक नहीं होगा, उसकी मार्किंग आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, अब आपने ये कैलिब्रेशन कर्व ड्रॉ कर ली। अब आपने 10 ml ऑफ अननोन सॉल्यूशन, अब आपने अगर तो आपके पास वो कोई फूड सैंपल है, फूड सैंपल अगर वो आपके पास कोई स्पिनच है, कोई आपके पास किसी फ्लोर जैसे मैं कह रही हूँ, तो आपने उसको डाइजेस्ट करके उसका सैंपल को 10 ml सोल्यूशन बना लेना है। और अगर वो वाटर में आपने डिटरमिन करना है या मिल्क में डिटरमिन करना है तो ऑलरेडी वो सोल्यूशन फॉर्म में है, आपने उसका 10 ml लेके 250 ml तक उसको डाइल्यूट करना है उसी तरह से उसी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, और उसको डिस्टिल्ड वाटर के साथ डाइल्यूट करना है। ठीक है जी, डाइल्यूट करने के बाद उसमें से आपने पाइपेट आउट 25 ml ऑफ दिस सोल्यूशन इनटू 250 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेबल्ड अननोन। ठीक है जी, इसमें से अब आपने 10 ml पाइपेट कर लेना और दो फ्लास्क में इसको
या 3 फ्लास्क एटलीस्ट होने चाहिए। इससे क्या बनेगा, आपका जो आपके रेप्लिकेट्स बनेंगे, ठीक है ना, कि सैंपल तो एक है लेकिन हमें सैंपल को जब भी हमने परफॉर्म करना होता है, आपने देखा होगा कि आप जब भी परफॉर्म करते हो आपको कहते हैं कि 3 रीडिंग्स लें, 3 नहीं तो कम से कम 2 रीडिंग्स जरूरी है, लेकिन कम से कम 3 ही रीडिंग्स होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपने उसी एक सैंपल को उसकी 3 रीडिंग्स बना लेनी है और उसके 3 सैंपल्स बना लेने हैं, और उसके बाद आपने उसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड करनी है, अच्छा उसके अंदर आपने क्या क्या रिएजेंट्स कौन कौन सा आपने ऐड करना है, उसमें आपने 4 ml 10% हाइड्रोक्सिल अमीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 4 ml of 0.3% ऑर्थोफिनेंथ्रोलीन सॉल्यूशन। ये क्या करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, इसको आप शेक वेल करेंगे, अलाउ टू स्टैंड 10 to 15 मिनट्स में, ताकि उसका अच्छा सा कलर डेवलप हो जाए। डाइल्यूट ईच फ्लास्क टू मार्क विद वाटर, कि अब आपने उसका वॉल्यूम अप टू 250 ml कर देना है हर फ्लास्क का, जो आपका सैंपल फ्लास्क है उनका भी। उसको फिर आपने इसको कैप करना है, इसको अच्छे से शेक करना है, और उसके बाद आपने इसको एनालिसिस रीडिंग लेनी शुरू करनी है। अब रीडिंग कैसे लेनी है आपने, अब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का काम शुरू हो जाएगा यहाँ से। यही जो आपके पहले स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस थे, अननोन 1 और 2 और 3 सैंपल्स जितने भी आपके पास थे। अब ट्रांसमिटेंस जो 0 है 100% उसकी होनी चाहिए, और ये जो एब्जॉर्बेंस है आपने सेट करना है इंस्ट्रूमेंट को, आइदर आप ट्रांसमिटेंस नोट कर रहे हो या उसकी एब्जॉर्प्शन नोट कर रहे हो। यहाँ पे वो ट्रांसमिटेंस नोट कर रहा है और एब्जॉर्प्शन को वो क्या कर रहा है, नेगेटिव लॉग लेके ट्रांसमिटेंस का कैलकुलेट कर रहा है। अगर आपने एब्जॉर्प्शन लिए तो यहाँ पे डायरेक्ट आप एब्जॉर्प्शन लिखोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0 है तो क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन 0 हो जाएगी, और 0.05 में एब्जॉर्प्शन की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करना शुरू करेगी, क्योंकि कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है। अगर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज नहीं करी तो इसका मतलब है कि आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का फंक्शन या तो आउटडेट है, या फिर आपने सैंपलिंग की जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाए हैं इनकी कंसंट्रेशन अप्रोप्रिएट नहीं है। उसके बाद जो आपका सैंपल सॉल्यूशन था, अननोन सॉल्यूशन थे, उसकी जो एब्जॉर्प्शन या ट्रांसमिटेंस आएगी वो आपने यहाँ नोट कर देनी है, ठीक है जी। अब इस टेबल को अकॉर्डिंग टू योर आपने परफॉर्मेंस बेसिकली आप होता है कि आपने अगर एब्जॉर्बेंस नोट किए तो एब्जॉर्बेंस लिख दोगे, और अगर ट्रांसमिटेंस लिए तो फिर ट्रांसमिटेंस के अकॉर्डिंगली इसको फॉलो ऑन करोगे। तो ये आपके 2 टेबल्स बन जाएंगे। उसके बाद कैलकुलेशन कैसे करनी है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आयरन इन द अननोन सैंपल यूजिंग स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ठीक है ना। वो एक क्या है कि आपने यहाँ से जस्ट देख लेना, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आपने लिख ली है। तो अब आपने देखना है एब्जॉर्बेंस कितनी आई है, वाई पे जो भी एब्जॉर्बेंस आएगी, सपोज ये आती है 1.2 यहाँ लगाएंगे, 1.2 माइनस ये वाली साइड जो आपका ये था ओरिजिन जहाँ से आता है, यहाँ से इसको यहाँ पे ले जाएंगे अपोजिट साइड ऑफ द इक्वेशन, तो माइनस हो जाएगी वैल्यू, और डिवाइड कर देंगे ओवर 102 से, तो आपके पास ये कंसंट्रेशन आ जाएगी। एक तो तरीका ये है, ठीक है ना। एक्सप्रेस दिस एज मिलीग्राम ऑफ आयरन पर लीटर ऑफ द ओरिजिनल अननोन सॉल्यूशन। तो ये आपने सारे सॉल्यूशंस किस में बनाए थे, मिलीग्राम पर लीटर में। मिलीग्राम पर लीटर को सेकंड इसकी पार्ट्स पर मिलियन, एक ही बात है ना दोनों। अगर कंसंट्रेशन को अगर मैं मिलीग्राम पर लीटर में कहती हूँ या पीपीएम में कहती हूँ तो कोई फर्क तो नहीं है ना। तो सॉल्यूशंस आपने पीपीएम में बनाए थे या मिलीग्राम पर लीटर में बनाए थे, ऐसा यूनिट बेसिकली मिलीग्राम पर लीटर है, और रिजल्ट्स को जब भी हम रिपोर्ट करते हैं तो हमें उसके ऐसे यूनिट्स में रिपोर्ट करना चाहिए। फ्रॉम द ग्राफ यू ऑब्टेन अ कंसंट्रेशन ऑफ 0.1 मिलीग्राम आयरन पर 50 ml, ठीक है ना। अब ये जो ग्राफ हमने सारे बनाए थे वो हमने किसके बनाए थे, वो हमने बनाए थे 25 ml में बनाए थे। तो उसने वो कहा कि अब जो आपके पास ये कंसंट्रेशन आ रही है, आपने उसकी डाइल्यूशंस 2 टाइम्स की है, 3 टाइम्स की है, इट्स अप टू यू कि आपने उसको कितने में लिया हुआ है। जिस तरह अभी यहाँ पे उसने कहा था कि आपने अगर 25 में लेना है तो आपने 25 ml में लिखना है, अगर 50 में लिया है, 100 में लिया है, तो अकॉर्डिंग टू डैट आपने यहाँ मेंशन करना है कि ये एब्जॉर्बेंस जो सैंपल की है वो आपने कितने ml में लेकर आपके पास ये आयरन की कंसंट्रेशन उसमें आ रही है। सिंस वी डाइल्यूट द ओरिजिनल सैंपल 25 टाइम्स एंड 2 मोर टाइम्स, कहता है कि मैंने पहले उसको 1 ml लेकर 25 किया था, अगर 10 लेकर उसको 250 किया था, तो जितने भी टाइम्स मैंने उसको डाइल्यूट किया वो यहाँ पर आपने उसको मेंशन कर देना है।
द कंसंट्रेशन ऑफ द ओरिजिनल सैंपल जितनी थी उससे मैंने उतने टाइम डाइल्यूट किया था, तो इट मीन्स कि अगर 0.1 आ रही है तो इसको मैंने 50 टाइम्स डाइल्यूट किया पर 50 ml, 0.15 पर 50 ml आ रही है कंसंट्रेशन, मल्टीप्लाई कर दो, डाइल्यूशन फैक्टर क्या है 50, और लीटर करने के लिए उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, कि हमने उसको मिलीग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना है मिलीलीटर से। जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो कंसंट्रेशन है वो किस में आ जाएगी, वो आपके पास इसमें आ जाएगी, वो आपके पास मिलीग्राम पर लीटर में आ जाएगी कंसंट्रेशन। ठीक है ना, तो ये इस तरह से आपके पास जो सैंपल है वो आप कहेंगे कि लैम्डा मैक्स कौन सा है इसका, वो सपोज आपने 560 नैनोमीटर पे किया है या 590 पे किया है, और स्ट्रेंथ ऑफ द अननोन सॉल्यूशन कितनी है वो आपके पास इस फार्मूले से आ जाएगी। गॉट इट? जी मैम। अच्छा, लैम्डा मैक्स वाला आपने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है किसी और, ये जो सा किसी और कोर्स में या आपने पिछले किसी सेमेस्टर में, हाउ टू डिटरमिन द लैम्डा मैक्स? बच्चों लैम्डा मैक्स वाला एक्सपेरिमेंट किया हुआ है? देखिए अभी ये हमने क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन की है, यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में हमने लैम्डा मैक्स डिटरमिन नहीं किया, हमने सपोज किया कि लैम्डा मैक्स हमें पता है इसकी। लैम्डा मैक्स आप जो है वो लिटरेचर से, जिस तरह आप देखते हो ना कि जब आप ऑर्गेनिक एनालिसिस करते हो आप देखते हो कि अच्छा 120 अगर मेरा बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है या मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है, आप लिटरेचर खोलते हो देखते हो 120 जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड किस सॉल्ट का, किस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट है, तो आप कहते हो हाँ जी ये बेंजोइक एसिड है, 120 पे बेंजोइक एसिड मेल्ट करता है जो कि एसिडिक ग्रुप में आता है, तो आप उसको फिर रिपोर्ट कर देते हो। तो इसी तरह से लैम्डा मैक्स कौन सा है वो भी लिटरेचर में भी अवेलेबल है, आप उसको खुद भी डिटरमिन कर सकते हो। तो ये आपने पहले किया हुआ है? मैम एक सेमेस्टर में किया था लेकिन फिर टाइम कम था, कंप्लीट नहीं हुआ था एक्सपेरिमेंट हमारा। अच्छा चलिए फिर मैं जो नेक्स्ट है उसमें कर दूँगी। ठीक हो गया जी, यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना है तो आप आपके रोल ऑफ लैम्डा मैक्स क्या है, लैम्बर्ट बीयर लॉ, इसके ये लैब क्वेश्चन है, मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क क्या होती है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ये सब इसके जो से हैं वो वाइवा क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने एक्सपेरिमेंट कौन सा है ये मैं इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी, आप लोगों ने ये नोटबुक पे लिख लेना है, इसको पास्ट टेंस में लिखना है, इसी तरह से टेबल बना लें, और इसका देखें जो आपका असाइनमेंट होगी वो ये कि जो इसका कलर क्या होगा, इसका लैम्डा मैक्स क्या होगा, और आया ये यूवी में जाएगा या विजिबल में जाएगा, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी मैम। चलिए, तो अब जो पिछला लेक्चर था, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अब आपने लैम्बर्ट बीयर लॉ की लिमिटेशंस तक सही तरीके से आपको सारा क्लियर है? जी मैम। यस मैम। अच्छा, और अब इंस्ट्रूमेंटेशन में आपने जो है वो डबल बीम और सिंगल बीम का डिफरेंस पढ़ लिया हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ अभी? सिंगल बीम और डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का डिफरेंस पढ़ लिया है कि नहीं पढ़ा? मैम नहीं पढ़ा ये। वो भी नहीं पढ़ा है अभी बच्चे, वो तो मैंने आपके साथ स्लाइड शेयर की थी कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड डबल बीम। मैम लेकिन वो तो शॉर्ट सा था, 3-4 स्लाइड थी बस। तो जो मैंने पिछला लेक्चर आपके साथ शेयर किया वो इंस्ट्रूमेंटेशन का, चलिए ठीक है मैं इसको साथ दोबारा फिर कल या परसों जब भी आपके साथ लेक्चर होगा अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल अब हम चलेंगे। ठीक है, तो आज भी देखें अभी सिर्फ 19 बच्चों ने जो सा है वो, कितने आपकी क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है टोटल? मैम 42 है। 42 है, चलिए ठीक है देख लेते हैं अभी इसको। ठीक है, तो अब फिर मैं उसको हम अकॉर्डिंगली वैसे ही चलते हैं टाइम टेबल। ठीक है, चलिए ये आप कमिंग वीक तक इसको अपनी नोटबुक्स में ही पहला प्रैक्टिकल लिख लीजिएगा, रीडिंग्स की टेबल भी ऐसे ही बनाइएगा, ग्राफ भी ड्रॉ कीजिएगा और फिक्टिशियस रीडिंग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं इसके बारे में आपसे पिछला नेक्स्ट लेक्चर जब लूँगी तो मैं इसके बारे में आपसे क्वेश्चन करूँगी, और किसी को भी कन्फ्यूजन होगी तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, जी मैम। चलें ओके जी, टाइम खत्म हो रहा है इसका, हमारा लास्ट मिनट चल रहा है,
तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।